अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम ये पता कर लेंगे डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है, अगर हम जनरली पढ़ें तो किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंट्री का जो चेंज है, कौन सा चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, मतलब कि वहाँ की सोसाइटी में कितनी क्वालिटी आ रही है, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट से क्या हुआ, जितने भी ह्यूमन थे वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट हो सके, है ना। जो ह्यूमन थे, ह्यूमन विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट विथ नेचर, वो नेचर से इंटरेक्ट हो सके, ठीक है ना। ये तो हमने पढ़ा है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि हमने डेवलपमेंट करा लेकिन हमने इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। वी डेवलप्ड बट नॉट लुक ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। हमने इन्वायरमेंट की तरफ नहीं देखा, हमने अपनी कंट्रीज़ को डेवलप करा, ठीक है, और हमने इन्वायरमेंट की तरफ नहीं ध्यान दिया। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो डेवलपमेंट हुआ सिटीज़ का, तो उससे क्या हुआ, लोगों के मन में एक विचार आया कि हम जिस रिसोर्स से अपने इंडिया या फिर आउट ऑफ द कंट्री किसी भी कंट्री का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम बचा रहे हैं क्या, उनके माइंड में आया। अगर हम उस रिसोर्स को बचाएंगे नहीं तो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, क्या वो उस रिसोर्स का फ़ायदा उठा पाएगी, क्या आगे भी डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इस वजह से ये ख्याल आया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से ये ख्याल आया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। फिर क्या हुआ, जैसे कि आप सोच सकते हैं, खुद सोचिए आप, जो कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, वहाँ पर पॉवर्टी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा वहाँ पर पॉवर्टी भी बढ़ेगी। इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का भी हमें एक विचार रखना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि हम एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब ये इशू कब रखा गया, जब वर्ल्ड वॉर एरा, सेकंड एरा आया हमारा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट रखा गया डेवलपमेंट का, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। उसके बाद 1970 में क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी, ये एक रखा गया, क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी, ठीक है। ये एक चीज़ रखी गई कि हम जब ग्रोथ कर रहे हैं तो रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या रिसोर्सेज में इक्विटी होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस वजह से 1980s में क्या हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि ह्यूमन प्लस इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, नेचर है। ह्यूमन ने सबसे पहले इंटरेक्ट करा किससे, नेचर से, किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। इस वजह से हम टेक्नोलॉजी को महत्व देते चले जा रहे थे, हमने किसको नहीं देखा था, ह्यूमन को नहीं देखा था, इन्वायरमेंट को भी नहीं देखा था। तो इस वजह से वो फिर बाद में ये थॉट्स आने लगे, लोगों के विचार आने लगे कि हमें ह्यूमन की वेलबींग पर भी ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी हेल्थ पर, उसकी एजुकेशन पर, ठीक है ना, और उसकी लिविंग पर। तो इन चीज़ों को भी डेवलपमेंट में शामिल कर लिया गया। अब ये इन्वायरमेंट जो थी वो अलग से चीज़ थी, तो इसको हमने किस में रख दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी कब लागू हुई, 1960s में, ठीक है। ये एक विचारधारा चली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। इस वजह से एक बुक भी पब्लिश करी गई जिसका नाम था द पॉपुलेशन बॉम्ब, ठीक है। और जो इस बुक को लिखा था 1968 में, ये जो बुक आई थी वो आई थी 1968 में। और एक बुक और आई थी जिसका नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ,
ठीक है। ये बुक आई थी 1972 में, ठीक है। ये दोनों बुक जो थी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर थी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ब्रुटलेट कमीशन ने की जो रिपोर्ट थी, कमीशन रिपोर्ट, ब्रुटलेट कमीशन ने रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था द आर कॉमन फ्यूचर, कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और ये बुक पब्लिश हुई थी 1987 में। जब ये बुक पब्लिश हुई तो इसमें क्या लिखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, क्या इसकी नीड है। और इसमें जो डेफिनेशन दी गई थी वो असल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी। वो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। उस डेफिनेशन क्या थी, वो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। हमें डेवलपमेंट ऐसे करना होगा कि हम रिसोर्स को खोएं ना और वो रिसोर्स हम फ्यूचर जनरेशन को भी गिफ्ट कर सकें, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मीनिंग था। अब हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी कैनाल नहर कमांड एरिया का केस स्टडी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल एरिया है जो, उसको पहले कहा जाता था राजस्थान कैनाल, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम था, ठीक है। इसको कन्वर सेन ने कन्विंस किया था 1948 में, ठीक है। फिर ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, 31 मार्च 1958 को, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो आपको इसके मेन पॉइंट्स आपको देने होंगे। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इस पैराग्राफ में से आपको मेन पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आपको बताता हूँ मैं। तो जो इंदिरा गांधी कैनाल एरिया था वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, हरी के बैराक इन पंजाब से, और वो पाकिस्तान के पैरेलल, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके पैरेलल रन करता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। तो आप देख सकते हैं ये हरी के बैराक, ठीक है, जहाँ पे सतलज रिवर और ब्यास रिवर मिल रही हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से ये फ़्लो करती हुई आती है पंजाब में से और राजस्थान में जैसलमेर के पास, ठीक है। यहाँ पर इसकी मेन टेल है। तो ये है हमारा इंदिरा गांधी कैनाल, ये है पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। इस मैप को भी आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट ईयर में एग्ज़ाम में पूछा गया था मैप के बेस्ड पर ये वाला क्वेश्चन, और आ भी जाता है कि या तो वो आपको भरमौर वाला दे देगा या फिर ये वाला रीज़न दे देगा, आपको बताना होगा, ठीक है। अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि हरी के बैराक से निकलता है, पंजाब में पाकिस्तान के पैरेलल रन करता है, ठीक है। और ये थार डेजर्ट में है राजस्थान के। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 9060 किलोमीटर, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था, राजस्थान में इरिगेशन के पर्पज़ के लिए ये बनाया गया था। इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा भी मिला, बहुत से एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उनको इससे फ़ायदा मिला, ठीक है। तो इसमें क्या था, 70% जो एरिया था वो इरीगेट होता था, किससे, फ्लो सिस्टम से भी और लिफ्ट सिस्टम से भी। इसमें 2 स्टेजेस पाई गई हैं। तो कौन सी वो 2 स्टेजेस हैं, पहला तो क्या है कि, ठीक है, जो इसका पहला स्टेज है हरी के बैराक से गंगानगर तक। उसके बाद जो सेकंड स्टेज में हम देखें तो बीकानेर, जैसलमेर, बरमर, जोधपुर, नागौर, चुरू डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर ये सेकंड स्टेज में आया कमांड एरिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसको इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। तो इससे फ़ायदा क्या मिला हमें, जो ड्राई लैंड थे सेकंड स्टेज में, जो ड्राई लैंड्स थे, फॉर एग्जांपल जो अभी डिस्ट्रिक्ट्स बताए मैंने बीकानेर, जैसलमेर वगैरह, उन डिस्ट्रिक्ट्स में इधर पानी पहुंचाया गया। तो उससे क्या हुआ, इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी को इससे बेनिफिट मिला। उसके बाद क्या हुआ, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वहाँ उस एरिया की वो सुधर गई, जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदलने लगी, ठीक है। तो ये CAD प्रोग्राम था जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ पर चलाया गया इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया में। तो इस प्रोग्राम की वजह से क्या हुआ, जो विंड इरोजन थी वो कम हो गई और जो कैनाल सिस्टम था उसमें इंटेंसिव इरिगेशन हो रहा था।
और एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जैसे कि वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी। वहाँ के रीजन्स की जो इकोनॉमी थी वो ग्रो करने लगी, और जो जितने भी क्रॉप्स उगाए जाते थे, फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ग्राम, बाजरा, ज्वार, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे उसको रिप्लेस किससे करा गया, वीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस। ठीक है, उनको ऐसे क्रॉप उगाने थे जो वाटर इंटेंसिव ना हो। ठीक है, जिसमें पानी, जैसे जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं जैसे कि ग्राम, बाजरा, ज्वार, तो इनमें क्या होता है कि अगर कम वाटर भी लगेगा, कम इरिगेशन होगा तो भी ये क्रॉप उग जाएंगे। लेकिन जो वीट, कॉटन और ग्राउंडनट और राइस है, इसमें आपको वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं थे, इसलिए इन्हीं को उगाया जाने लगा। और इसकी पॉलिसी में था कि आपको वो क्रॉप उगाने हैं जो वाटर इंटेंसिव नहीं हो। इंटेंसिव इरिगेशन यूज़ होती थी, ठीक है, जिससे क्या है, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी हो। और इस से क्या कॉज होने लगी, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी कॉज होने लगी। वाटर लॉगिंग मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो क्रॉप होती है वो जब हम इरिगेशन करते टाइम वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं, तो उससे क्या होती है, वाटर लॉगिंग होती है। दूसरी है हमारी सॉइल सैलिनिटी, मतलब जो मिट्टी में जो सॉल्ट की मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यहाँ से बोला था। अब इसके कुछ मेजर्स थे कि सस्टेनेबल एग्री डेवलपमेंट करें कैसे इस कमांड एरिया में। ठीक है, तो उसके कुछ मेजर्स, 7 मेजर्स इस बुक में बताए गए हैं। आपको वो 7 मेजर्स आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें आगे क्वेश्चन भी है। इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सजेस्ट द मेजर ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में एक ऊपर क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इरिगेशन ऑन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम मेजर्स पे आते हैं। तो मेजर्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है उसका स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वहाँ पर जो इरिगेशन हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो स्टेज 1 में क्या था कि जो कैनाल का जो वाटर था उसको प्रोटेक्टिवली इरिगेट करना था। ठीक है, दूसरी तरफ अगर स्टेज 2 की बात करें हम, तो वहाँ पे जो क्रॉप्स थी और जो पेस्चर था उनके डेवलपमेंट के लिए वाटर यूज़ होना था। ठीक है, जो स्टेज 2 थी वहाँ पे ड्राई लैंड थे, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा देखने वाला था। अब हम सेकंड मेजर्स की तरफ आते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप। जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो इरिगेशन हो रहा है उसका पानी फालतू में वेस्ट होगा। ऐसे क्रॉप्स पे हमें उसका यूज़ करना है जो वाटर इंटेंसिव नहीं हो। ठीक है, अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको। दूसरी चीज़, इसमें वाटर जो यूज़ होगा वो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए यूज़ होना चाहिए, फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ होना है। अब जो थर्ड मेजर है वो है द CAD प्रोग्राम सच एज लिनिंग ऑफ वाटर कोर्स, लैंड डेवलपमेंट एंड लिवलिंग एंड वाराबांडी सिस्टम। ठीक है, तो जो CAD प्रोग्राम चला था वहाँ पर, तो उसमें क्या होना चाहिए कि वाटर कोर्सेज और लैंड डेवलपमेंट, जो जितने भी वाटर के जो रिसोर्स हैं उसमें डेवलपमेंट प्लस जो लैंड डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर अच्छी वेजिटेशन नहीं है तो वहाँ पर वेजिटेशन भी सुधारा है। और तीसरी चीज़ जो है वाराभांडी सिस्टम जो है, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट। जो कमांड एरिया में जो वाटर है इरिगेशन के लिए वो हर जगह इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वाटर का क्या ना हो, लॉस ना हो वाटर का। चौथा मेजर अगर हम देखें, द एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। जितनी भी एरिया थे जहाँ पर वाटर लॉगिंग प्लस सॉइल सैलिनिटी हो रही थी, उन एरिया को हमें रिक्लेम्ड करना है, मतलब उन सारे एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद द इको डेवलपमेंट थ्रू अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, वहाँ का जो इकोलॉजी होगी वो डेवलप्ड होगी। ठीक है, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पेस्चर्स के लिए।
वो भी डेवलप करेंगे। और जो जो चीज़ देखी गई थी इसमें, वो कौन से में देखी गई थी, स्टेज 2 में देखी गई थी, जहाँ पर हमें क्रॉप्स प्लस पेस्चर्स को डेवलप करना था। अब स्टेज 6 की बात अगर हम करें, द सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द लैंड अलॉटेड हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ लैंड। जो एरिया है हमारा कमांड एरिया, उसको हम कैसे फुलफिल कर पाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए, ठीक है ना। तभी तो वहाँ पर जो एरिया है उसकी जो प्रोडक्शन हो पाएगी, है ना। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वहाँ का अगर कमज़ोर है तो हम किससे सही कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से। सातवें मेजर अगर हम देखें, द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन नॉट बी अटेन्ड ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री से ही नहीं सही हो पाएगा। वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के, ठीक है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर तो हो गए हमारे, एनिमल हस्बेंड्री प्लस एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के जितने भी पार्ट, लेकिन जो अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है, उनका भी हमें ध्यान रखना है इसके साथ साथ, ठीक है। दिस शैल लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लिंकेज बिटवीन बेसिक विलेजेस, एग्रो सर्विसेज सेंटर एंड मार्केट सेंटर। अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी से लिंक करे रहेंगे, तो जो भी हम एग्रीकल्चर में उगा रहे हैं वो हमें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चर के ज़रिए मिल जाएगा, ठीक है ना।